नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की क्लास। तो जल्दी से आ जाएंगे बच्चों आप सभी। आज व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है। वापस से जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए बच्चों, हम रोज क्लास में नई नई व्याकरण की प्रश्नोत्तरी करते हैं, ताकि जो आपके एग्जाम में आने वाले विषय हैं, जहां पर भी आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी। और इसके बाद जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए बच्चों, ये आपका क्यूआर कोड है, यहाँ से आप स्कैन करके, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी क्लास का टाइम टेबल, कौन कौन से एजुकेटर आपके कौन कौन सा बैच पूरा करवा रहे हैं, इसके अलावा सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी बच्चों को मिल जाए। चलिए पहले प्रश्न पर आएंगे। पूछा जा रहा है, निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अभिजात शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है निम्न में से। यतीम होगा, कुलीन होगा, मनमत होगा या होगा अकिंचन। अभिजात का पर्यायवाची पूछा है। अच्छा, अकिंचन का पर्यायवाची बच्चों बार बार बताया जा चुका है। उम्मीद करते हैं यहाँ बच्चों को समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि निम्न में से अभिजात शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है। यतीम है, कुलीन है, मनमत है या है अकिंचन। अच्छा, अकिंचन शब्द बार बार बताया जाता है। अकिंचन का सही अर्थ क्या निकलता है, गरीब या फिर दरिद्र। गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, ये सभी आप पर्यायवाची में पढ़ेंगे किसके, अकिंचन के। अकिंचन शब्द नहीं भूलेंगे। अच्छा, मनमत शब्द किसका पर्यायवाची है। मनमत किसका पर्यायवाची माना जाता है। आपने शब्द सुना होगा कामदेव। कामदेव शब्द ही किसका पर्यायवाची माना जाता है, मनमत का। अच्छा, कुलीन, कुल से संबंध रखने वाला, जिसका संबंध कुल से है, अच्छे कुल से है। कुल शब्द किसके लिए रूढ़ हुआ है, अच्छे के लिए। तो कुलीन व्यक्ति कैसा व्यक्ति माना जाएगा, अभिजात व्यक्ति ही माना जाएगा। आपका अभिजात और कुलीन एक दूसरे के पर्यायवाची है। पर्यायवाची ही पूछा गया था बच्चों, भी आंसर सही होगा। अच्छा, यतीम का क्या अर्थ होता है। यतीम का अर्थ होता है अनाथ। जिस व्यक्ति का कोई नाथ ना हो, जिसके माता पिता ना हो, जिनके माता पिता और गार्जियन सबकी मृत्यु हो चुकी हो, क्या कहलाते हैं, अनाथ व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, अनाथ उम्मीद करते हैं बच्चे समझ गए होंगे। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा। भारत में स्थिति दूसरी है। भारत में स्थिति ऐसी है, माफी, भारत में ऐसी स्थिति है, भारत में स्थिति दूसरी थी। भूतकालिक पूछा जा रहा है। काल में बच्चे आप 3 काल पढ़ते हैं। जो अभी हो रहा है वर्तमान काल कहलाता है, जो बीत चुका है भूतकाल कहलाता है, जो आएगा भविष्य में भविष्य काल कहलाता है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, भूतकाल होगा। मैं खाना खाऊंगी, भविष्य काल होगा। मुझे खाना खाना है या मैं खाना खा रही हूँ, जहां पर आपका रही हूँ आए, रहा हूँ आए, कौन सा काल होगा, वो होगा आपका वर्तमान काल का उदाहरण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक वर्णन बताइए। अच्छा, सीधे सीधे दिमाग कहाँ पर जाता है, भारत में स्थिति दूसरी थी हो जाना चाहिए, लेकिन समस्या कहाँ आती है, भारत में ऐसी स्थिति थी, बिल्कुल गलत है। भारत में स्थिति दूसरी थी। भारत में स्थिति क्या लग रहा है, दोनों समान लग रहे हैं, बस थी का अंतर है। जहां पर था थे थी आ जाए वो भूतकाल का वर्णन है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी भी गलत है। समस्या है भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी। तो बच्चों जब बात आ जाए भूतकाल की तो में गलत होगा, आपका भारत की स्थिति दूसरी थी सही होगा। तो इनमें से अगर शुद्ध शब्द पूछा जाए तो भारत की स्थिति दूसरी थी सही है। भूतकालिक वर्णन पूछा जा रहा है, भारत में स्थिति दूसरी है का, तो भारत की स्थिति दूसरी थी, ये होगा सही। सी आंसर सही है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। भंवरे का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आली नहीं है, मिलिंद नहीं है, मधुकर नहीं है, या फिर ये सभी नहीं है भंवरे के पर्यायवाची। सभी शब्द देखें फिर बताएं कौन सा आंसर होगा आपका सही। चलिए एक बार शब्द देखेंगे फिर बताएंगे सही अर्थ क्या निकलेगा भ्रमर का। अच्छा, भ्रमर का सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है, भ्रमर का अर्थ है भौरा। भौरा शब्द सुना होगा आपने, माफी, भौरा शब्द। भंवरा शब्द भी आप सुनते हैं, भंवरा, भंवरा भी भौरे का ही पर्यायवाची होता है, मिलिंद का ही पर्यायवाची है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों आली भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, आली बिल्कुल सही है। अली, अली शब्द होता है भंवरे का पर्यायवाची। आली किसका पर्यायवाची है, आली आपके सखी का पर्यायवाची होगा। सखी शब्द का पर्यायवाची क्या है, आली है। अली किसका पर्यायवाची होगा, अली होता है भंवरे का पर्यायवाची। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, अली होगा बच्चों भंवरे का पर्यायवाची।
ठीक है, सखी शब्द है आपका सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से बताना है आपको मेंढक का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं पूछा जा रहा है, दादुर होगा, शातुर होगा, कुक्कुट होगा या होगा मंडूक। कौन सा नहीं है मेंढक का पर्यायवाची? सारे ऑप्शन देखिए फिर बताएं कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका होगा सही। निम्न में से मेंढक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दादुर, शातुर, कुक्कुट या फिर मंडूक। कौन सा आंसर सही होगा? अच्छा आसान सा है, दादुर बच्चे आपने सुना होगा मेंढक के पर्यायवाची के रूप में, शातुर भी सुना होगा, मंडूक तो बड़े ही आसान है। मंडूक क्यों आसान है? मंडूक कुएं में रहने वाले के लिए मंडूक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कूप मंडूक शब्द आपने सुना होगा। कूप का अर्थ क्या होता है? कूप का अर्थ होता है कुआं। कूप मंडूक व्यक्ति किसे कहते हैं जो अपने में ही एकदम घुना रहता है, अपने में ही घुला रहता है, उसे कूप मंडूक भी कहा जाता है। तो कूप मंडूक किसका पर्यायवाची है? ये भी आपके मेंढक का ही पर्यायवाची है। अब इनमें से बच्चों सी आंसर सही होगा। कुक्कुट का क्या अर्थ होता है? कुक्कुट का अर्थ होता है, बताएंगे कुक्कुट का क्या अर्थ होता है? कुक्कुट का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? मुर्गा के लिए या फिर मुर्गी के लिए? आपका मुर्गा शब्द या फिर मुर्गी शब्द पर्यायवाची किसके हैं? यही आपके कुक्कुट के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम या फिर विपरीतार्थक बताएंगे। इनमें से प्रत्यक्ष का सही विलोम या फिर विपरीतार्थक क्या होगा बच्चों? यक्ष होगा, पीछे होगा, परोक्ष होगा या होगा प्रत्येक? प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम बताएं। यक्ष माना जाएगा बच्चों, पीछे माना जाएगा, परोक्ष माना जाएगा या फिर प्रत्येक माना जाएगा? प्रत्यक्ष क्या होता है? कोई वस्तु आपके प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, कोई व्यक्ति आपके प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या निकलेगा? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। अब जब बात आ जाए सामने के विपरीत की, तो सामने का विपरीत क्या होगा? पीछे होगा। अब सामने का विपरीत तो है पीछे। आपने विपरीतार्थक शब्दों में क्या पढ़ा है? जैसा आपका शब्द है, जैसा शब्द दिया गया है उसका विपरीत शब्द भी वैसा ही होगा। लड़का का विपरीत होगा लड़की, लेकिन अगर बात की जाए सच का विपरीत होगा, सच का विपरीत होगा झूठ। अगर बात आती है सत्य की, तो सत्य का विपरीत कभी भी झूठ नहीं होगा, सत्य का विपरीत होगा बच्चों असत्य ही। तो आपका शब्द जैसा है विपरीतार्थक भी वैसा होगा। शब्द अगर तत्सम है विपरीतार्थक भी तत्सम होगा, शब्द अगर तद्भव है तो विपरीतार्थक भी तद्भव ही होगा। तो प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम बताएंगे। यक्ष होगा, पीछे होगा, परोक्ष होगा या होगा प्रत्येक? तो इनमें से बच्चों परोक्ष सही होगा, परोक्ष सही होगा। प्रत्यक्ष का सही विलोम क्या होगा? होगा परोक्ष। अच्छा परोक्ष बना किससे है? माफी, प्रत्यक्ष बच्चों शब्द किससे बना है? प्रति धन अक्ष से। क्या बना है? प्रत्यक्ष बना है। ई का मेल किससे हुआ है? फिर विजातीय स्वर से। तो जहां भी आपका ई, उ या फिर री मिले, विजातीय स्वर से आपको क्रमशः प्राप्त होते हैं य, व, र। ई से आपका य बनता है, उ से बनता है व, और री से बनता है री। विजातीय मिलने से र बनता है। ये सभी आपने पढ़ा है यण संधि में, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फैंटेसी का विलोम बताइए क्या होगा? बिंब होगा, यथार्थ होगा, प्रतीक होगा या होगा उर्वर? अगर आपने काव्य शास्त्र पढ़ा है, समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि फैंटेसी का सही विलोम क्या होता है, बिंब, यथार्थ, प्रतीक या फिर उर्वर। फैंटेसी धारा भी आप पढ़ते हैं कहाँ पर? अगर काव्य शास्त्र पढ़ा है, खासकर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है, तो फैंटेसी आपकी एक अच्छी खासी धारा है, जहां पर गौण कल्पना की बात होती है, मुख्य कल्पना की बात होती है। कल्पना में आप गौण कल्पना भी पढ़ते हैं, मुख्य कल्पना भी पढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो आपकी कल्पना है क्या दिखाती है? कल्पना दिखाती है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आपका कितना मन, कितना मोल समाहित है। तो यथार्थ, बिंब, प्रतीक, उर्वर, कौन सा सही होगा? फैंटेसी का सही विलोम क्या होगा? फैंटेसी अर्थात कल्पना। कल्पना का सही विलोम क्या होगा? यथार्थ। बी आंसर होगा बच्चों सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल का विलोम बताइए। काला होगा, कृष्ण होगा, असित होगा या होगा अमावस्या? शुक्ल का सही विलोम काला, कृष्ण, असित या फिर अमावस्या। शुक्ल आपने सुना होगा पक्ष के रूप में भी। पक्ष क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा पाक्षिक। पाक्षिक कोई मैगजीन हो सकती है, कोई पत्रिका हो सकती है। पाक्षिक पत्रिका क्या होगी? जो 15 दिन में निकलती है। ऐसे ही चांद की 15 दिन की स्थिति आपकी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, फिर पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, 2 स्थितियों में चलती है। एक आपका कहा जाता है शुक्ल पक्ष, दूसरा क्या कहा जाता है? दूसरा कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का विलोम क्या होगा बच्चों? शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण। इसीलिए भी आंसर सही है। अगर आप पक्ष भी याद रखते हैं, 15 दिन का समय याद रखते हैं, तो भी आप ठीक कर सकते हैं। जिसे टाला ना जा सके उसके लिए बताइए कौन सा शब्द होगा? अपरिहार्य, अनिवार्य, अभूतपूर्व या फिर असामयिक? अच्छा अनिवार्य क्या है? अनिवार्य जिसे सबका करना आवश्यक है वो करवाता है, वह बच्चा आपका कहलाता है अनिवार्य। अभूतपूर्व
जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। असामयिक, जो बिना समय के हो जाए, जिसका कोई समय सीमा ना हो, जिसकी कोई समय सीमा ना हो, वह कहलाता है आपका असामयिक। जो समय पर ना हो। अब बात आती है अनिवार्य की और अपरिहार्य की। अनिवार्य क्या है? जो सबके लिए आवश्यक है करना, लेकिन अपरिहार्य ही बिल्कुल सही होगा, जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य कहलाएगा। इसके अलावा बच्चों आप अटल शब्द भी पढ़ते हैं, अटल जिसे टाला ना जा सके। एक शब्द मिलता है आपको अचल भी, अचल शब्द भी मिलता है, लेकिन अचल बच्चे इसके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग नहीं होता। माफी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? बताएं कि रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका, नेपथ्य, अस्तबल या फिर यमल। अच्छा, दो शब्द आपको क्लियर होंगे, दो में होगा डाउट। सबसे पहले यमल ही बता दिया जाए। यमल शब्द का क्या अर्थ होता है? जुड़वा भाई को यमल, जुड़वा भाई के लिए यमल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यवनिका, नेपथ्य और अस्तबल। अच्छा, अस्तबल किसे कहते हैं? घोड़ों के रहने का स्थान या फिर गाय के रहने का स्थान, ये बच्चे आप बताएंगे। अस्तबल किसे कहा जाता है? नेपथ्य, यवनिका। नेपथ्य क्या है? नेपथ्य से आवाज आई, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से, रंगमंच के पीछे से। तो पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। यवनिका ही है, रंगमंच का पर्दा यवनिका कहा जाता है। यवनिका हटती है, दो लोग सामने खड़े हैं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कहता है, तो ये यवनिका का हटना ही क्या है? पर्दे का हटना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुर्भेद्य शब्द का अर्थ बताएंगे क्या होगा? जिसे कठिनाई से भेदा जा सके वो दुर्भेद्य कहलाएगा। जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई ना जा सके, जिसे भेदा ही ना जा सके, दुर्भेद्य क्या होगा? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दुर्भेद्य शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसे भेदा ना जा सके, जिसे भेदना कठिन हो, वो कहलाएगा आपका दुर्भेद्य। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसे भेदा ही ना जा सके, वो क्या कहलाएगा? दुर्भेद्य। अच्छा, यहाँ पर दो शब्द आते हैं बच्चों, एक आपका दुर्भेद्य होता है, एक शब्द होता है अभेद्य। एक शब्द है अभेद्य। अभेद्य का अर्थ होता है जिसे भेदा ही ना जा सके, जिसे भेदा ही ना जा सके वह क्या कहलाएगा? अभेद्य कहलाएगा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके वह आपका दुर्भेद्य होगा। दुर का क्या अर्थ होता है? दुर का अर्थ होता है कठिनाई, दुर्विचार, बुरे विचार। दुर्विचार बच्चे बुरे विचार होगा। जहां दुर की बात आए, दुर का प्रयोग कठिनाई के लिए किया जाता है। अगर आपका अ उपसर्ग लगा है तो आ का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल नहीं के लिए। जिसे कठिनाई से भेजा जा सके सही होगा, भेदा जा सके सही होगा। जिसे भेदा ही ना जा सके वह आपका कहलाएगा अभेद्य। अभेद्य शब्द होगा सही। ठीक है, आपका ये आंसर है सही। अगले प्रश्न पर चले। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली का आप पर्याय भी बताएंगे सभी बच्चे कि अंशुमाली किसका पर्याय होता है। इसके अलावा देखेंगे अंशुमाली में कौन सा समास है। प्रश्न देखिए, फिर प्रश्न के हिसाब से देंगे उत्तर। प्रश्न देखिए, फिर प्रश्न का सही उत्तर दें। अच्छा, अंशुमाली, अंशुओं की माला, किसकी माला? अंशुओं की माला क्या कहलाएगा? अंशुमाली कहलाएगा। अब अंशु, अंशु की माला क्या कहलाएगा? अंशुमाली कहलाएगा। अच्छा, अंशु क्या होता है? अंशु का अर्थ क्या है? प्रभा, प्रभा ही कहलाता है अंशु का पर्यायवाची। प्रभा की माला अर्थात क्या? प्रभा की माला कौन उत्पन्न करता है? प्रभात कौन उत्पन्न करता है बच्चों? तो अर्थात क्या होगा? सूर्य। अंशुमाली शब्द का प्रयोग किया जाता है सूर्य के लिए भी। तो अंशु की माला अर्थात सूर्य, जहां पर आपके दो पदों का मेल तो हुआ हो लेकिन दोनों ही पद गौण है, तीसरा पद हो जाता है प्रधान। जहां पर आपके दो पदों के मेल से तीसरा वाला अर्थ निकलता है, कौन सा समास होगा बच्चों? वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। विरासत शब्द का अर्थ बताएंगे। विरासत का अर्थ क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, पुरखों से या फिर मूल्य देकर खरीदा हुआ। आपके पिताजी को दादा ने, उनके परदादा ने, परदादा ने कोई जमीन दी है, तो ये क्या है? विरासत के रूप में चली आ रही है आपके खानदान में। अब ऐसे ही हो सकता है कोई लौटा रहा हो
ये लोटा आपके परदादा ने आपके दादाजी को दिया, फिर दादाजी ने पिताजी को दिया, अब आपके पिताजी आपको दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को सौंपेंगे। अब ये लोटा क्या है, एक प्रकार की विरासत हो गई। विरासत शब्द का सही अर्थ क्या होगा बच्चों, पुरखों से प्राप्त। जो वस्तु आपको पुरखों से प्राप्त है, आपके दादा परदाता, आपके परिवार में चली ही आ रही है पैतृक रूप से, क्या कहलाएगी, विरासत कहलाएगी। पुरखों से प्राप्त वस्तु क्या कहलाती है बच्चों, विरासत कहलाती है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, कौन सा कारक है। अच्छा, वीरों ने देश के लिए, यहां पर आपका लगा दिया पद के नीचे थोड़ी सी लाइनें खींच दी। अब वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेखांकित वाक्य के नीचे रेखांकित वाक्य जो है आपका, के लिए के नीचे हमने रेखा खींची, आपको बताना है इसमें कौन सा कारक होगा। संप्रदान होगा, कर्ता होगा, अपादान होगा या होगा करण, कौन सा कारक होगा इसमें। आप एक बार कारक सही से पढ़ें। कारकों में क्या मिलेंगे बच्चों आपको, कारकों में कौन कौन सी विभक्तियां मिलती हैं। कारक में कुल आपको मिलती हैं 8 विभक्तियां, 8 कारक मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आपका कर्ता ने कर्म को। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, मुझे पता है आप सभी बच्चे हैं बहुत ज्यादा समझदार बच्चे, हमारी क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा खासा पढ़कर आते हैं, तो ये तो एकदम बेसिक हुआ, उम्मीद है सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन दोहराने के हिसाब से पढ़ लें कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अब संप्रदान के साथ ही आपने क्या पढ़ लिया, संप्रदान के साथ ही आपने पढ़ लिया के लिए, तो बच्चों कौन सा सही होगा, वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, बिल्कुल वीरों ने संप्रदान। यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। कर्ता के साथ आप नहीं पढ़ते हैं, करण के साथ आप क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। अपादान के साथ आप क्या पढ़ते हैं, अपादान में ही आपने क्या पढ़ा है, अपादान वाला से अलग होने के लिए प्रयोग होता है। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए, विलोम वाला अर्थ देने के लिए किस उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे। अच्छा, आपको एक शब्द दिया है स्पर्श, जिसे छुआ जा सके वह स्पर्श वस्तु कहलाएगी, लेकिन जिसे ना छुआ जा सके, निस्पर्श कहलाएगा, अनुस्पर्श कहलाएगा, कुस्पर्श कहलाएगा या फिर अस्पर्श कहलाएगा। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तुरंत ही क्या करें, चारों ऑप्शन लगा कर देख लीजिए अपने शब्द के आगे। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा था उपसर्ग, एक बार बताया जाए उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्या होते हैं बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही होते हैं शब्दांश, अर्थात शब्दों के अंश जो जुड़ते कहाँ है, एक मूल शब्द से आगे या पीछे। उपसर्ग जुड़ता है आगे और प्रत्यय जुड़ता है पीछे, तो बस स्थान बदल रहा है। अगर स्थान आगे है तो आपका शब्दांश उपसर्ग कहलाएगा, अगर स्थान है पीछे तो प्रत्यय कहलाएगा। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है बच्चों, अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अस्पर्श, अधन स्पर्श क्या बनाएगा, अस्पर्श बनाएगा। और आपको किसकी प्राप्ति होगी, ऐसे शब्द की प्राप्ति होगी जिसका अर्थ क्या निकलता है, जिसे छुआ ना जा सके। तो आपका सही उत्तर बच्चों क्या होगा, सही उत्तर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ होता है। अच्छा, ये वाला प्रश्न बच्चे हम करवा चुके हैं। सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ होता है। तंदुल के बारे में बच्चों ने भी, मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि तंदुल का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों ने बताया कि तंदुल क्या है, आपका भुना हुआ चावल, कच्चा चावल तंदुल कहा जाता है। चलिए कच्चा चावल लिख देते हैं। अब सुदामा के तंदुल क्या थे, सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए द्वारका, नंगे पैर गए। एक बच्चों आपकी कविता है, मुझे अभी कविता के लेखक तो नहीं याद है, लेकिन आपने सुनी होगी शायद, शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब ये जो आपकी काव्य पंक्तियां हैं, आपका काव्य बहुत सुंदर सा है, अगर ये आप पढ़ेंगे तो बहुत सुनकर अच्छा लगेगा। एक बार चाहे तो गूगल कर लें कि शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब क्या है, सुदामा मिलने गए हैं कृष्ण से। अब कैसे गए हैं, शीस पर कोई टोपी नहीं है, कोई पगड़ी नहीं है, पैर में कोई चप्पल नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मित्र से मिलने चले गए हैं नंगे पैर ही। अब लेकर क्या जाते हैं सुदामा, क्योंकि गरीब थे तो मिलने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं, तंदुल लेकर जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कच्चा चावल लेकर जाते हैं। अब यही सुदामा के तंदुल की बात अगर की जाए, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आता है, वो भी बेचारा गरीब है, उसके पास भी ज्यादा धन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, अगर उसके बाग में कुछ अमरूद है, वो अमरूद तोड़ कर लाया। हो सकता है उसकी पत्नी ने कोई मिठाई बनाई हो, मिठाई बना कर लाया है। हो सकता है आपका कोई मित्र हो जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपका जन्मदिन आ रहा है, वो अपने हाथ से आपको कुछ बना कर देता है। उसकी कीमत कितनी होगी, सुदामा के तंदुल जितनी ही होगी। गरीबी में जीना अर्थ होता है, गरीबी में तंदुल का शौक रखना होता है।
सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट होती है, बढ़ चढ़कर बातें करना होता है। तो बच्चों सी सही होगा। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट क्या कही जाएगी? सुदामा का तंदुल कहा जाएगा। खरी मजूरी चोखा काम, इसका अर्थ बताएंगे। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम करने से अधिक साधारण काम करके अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। कौन सा आपका आंसर सही होगा? प्रश्न देखेंगे फिर बताएंगे कौन सा उत्तर है बच्चों सही। क्या ध्यान देना है बच्चों? लोग मजदूरी की परवाह नहीं करते, बिल्कुल गलत है। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम मिलता है, ये भी आपका ऑप्शन होगा गलत। साधारण काम करने के अधिक पैसे मांगना गलत है। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। खरी मजूरी, खरी मजदूरी कैसी? खरी खरी, अच्छी वाली मजदूरी। चोखा काम, काम कैसा होगा? काम भी चोखा होगा, अच्छा होगा। तो अगर आप मजदूरी अच्छी देंगे किसी को, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो अच्छा काम करवाना चाहते हैं, अच्छी खासी मजदूरी दीजिए, अच्छा खासा खाना खिलाइए, वो व्यक्ति आपका काम भी अच्छा करेगा। अगर आप पैसा देने में आनाकानी करेंगे, उससे उल्टी सीधी तरीके से बात करेंगे, तो आपका काम भी खराब करके जाएगा। स्थावर का विलोम बताएंगे क्या होगा? स्थावर का विलोम बताइए। जंगम होगा, सनातन होगा, शाश्वत होगा या होगा स्थिर? स्थावर का सही विलोम बताएं बच्चों। प्रश्न देखिए फिर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अच्छा, सनातन क्या होता है? जो पूर्व समय से, जो बहुत लंबे समय से विद्यमान है, सनातन कहलाता है। शाश्वत का अर्थ भी क्या होता है? शाश्वत, जो बहुत लंबे समय से विद्यमान है, लगभग लगभग अमर वाली स्थिति। शाश्वत क्या है? जो बहुत लंबे समय से विद्यमान है। सनातन भी बहुत पूर्व समय से विद्यमान। स्थिर क्या है? जो एक ही जगह पर अटल है, स्थिर कहलाएगा। लेकिन स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का सही विलोम देखेंगे क्या होगा। तो स्थावर का सही विलोम क्या होता है? स्थावर का सही विलोम होता है जंगम। स्थावर क्या है? एक ही स्थान पर टिका रहने वाला। जंगम क्या है? जो इधर उधर आ जा सके। बेट शब्द का विलोम बताइए कि बेट का विलोम क्या होता है? ऊसर होगा, उर्वर होगा, चारागाह होगा या फिर बेटहीन होगा? अच्छा, बेट का अगर बच्चों आपका अर्थ बता दिया जाए, बेट का अर्थ होता है जमीन, एक प्रकार की जमीन। लेकिन कैसी जमीन? आपकी अनुपजाऊ जमीन। अनउपजाऊ जमीन, यही क्या कहलाती है? आपकी बेट कहलाती है। तो इनमें से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा बच्चों आपका सही। अनुपजाऊ जमीन ही कहलाती है बेट। तो आपको पता है अनुपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता है? ऊसर कहा जाता है। लेकिन आपसे विलोम पूछा था तो बच्चों उर्वर सही होगा। बेट का सही विलोम क्या होगा? उर्वर होगा। सही उत्तर पर टिक लगाएं। चलिए, अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थक बताएंगे। अनावृष्टि है, वृष्टि है, महावृष्टि है या है अकाल? अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अच्छा, अनावृष्टि क्या होता है, वृष्टि क्या होता है? पहले वृष्टि देख लेते हैं। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। अब अतिवृष्टि का अर्थ है बहुत ज्यादा वर्षा होना। तो अतिवृष्टि बहुत ज्यादा वर्षा होना। अगर बहुत ज्यादा वर्षा होना का विलोम देखें तो बहुत कम वर्षा होना होगा। अब महावृष्टि क्या है? बहुत ज्यादा भयंकर वर्षा होना, महान तरह की वृष्टि हो रही है, जैसी अभी तक किसी ने देखी ही नहीं थी। बिल्कुल गलत है। अकाल में क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, ना पीने के लिए कुछ है ना खाने के लिए कुछ है। अनावृष्टि सही होगा। अतिवृष्टि ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि बड़ी कम वर्षा होना। ये आंसर होगा सही। उल्टा का विलोम बताइए क्या होगा? दारा, भगिनी, पवित्रता या फिर पत्नी? उल्टा का सही विलोम बताएं क्या होगा। अच्छा, कुलटा क्या है? चरित्रहीन। चरित्रहीन स्त्री के लिए बच्चों उल्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह शब्द बड़ा नकारात्मक है, लेकिन फिर भी आपसे विपरीत पूछा गया है। सोचकर बताइए कि उल्टा का विलोम विपरीत क्या होगा। दारा होगा, भग्नि होगा, पत्नी होगा। तो बच्चों सी सही होगा, पवित्रता होगा। क्यों? क्योंकि पवित्रता का अर्थ ही क्या निकलता है? पवित्रता का अर्थ निकलता है चरित्रहीन का विपरीत बताइए। चरित्रहीन का बच्चों विपरीत क्या होगा? चरित्रवान। चरित्रवान लिखा है, चरित्रवान होगा बच्चों। चरित्रवान चरित्रहीन का विपरीत है। उल्टा का सही विपरीत क्या होगा? पवित्रता होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ही समान अर्थ, दोनों का विपरीत अर्थ निकलता है। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी। श्वेता ने मोनिका। अब यहाँ पर आपके पास एक मोनिका शब्द है, तो किसका उत्तर है? किसको का उत्तर है कि किसको पुस्तक दी। दूसरा, क्या दिया गया? जहां पर आपके पास इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? तो वहां पर बच्चों
पूर्ण द्विकर्मक क्रिया होती है। दो कर्म हो रहा है। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, मोनिका ने पुस्तक भी ले ली, मोनिका को बुलाया गया, मोनिका को पुस्तक दे दी गई। दो क्रिया हुई तो बच्चों पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म हो रहा है। संयुक्त क्रिया नहीं है, दो क्रियाएं नहीं हो रही है, एक ही क्रिया है, सिर्फ दिया गया है। भविष्यकालीन क्रिया नहीं है। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, वर्तमान काल की बात हो रही है। माफी बच्चों, भूतकाल की बात हो रही है। दी जा चुकी है, अभी दे नहीं रही है, दी जा चुकी है, भूतकाल की बात हो रही है, तो आपका डी होगा सही। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? अभी उपसर्ग की बात करें तो बच्चों अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अपवाद में, विपरीत में, सामने पास विशेष के लिए, नीचा बुरा हीन के लिए, पीछे या सामान के लिए। थोड़ा सा सोच कर देखिए। चाहे तो बच्चों आपको लिख दिया, आपको थोड़े से उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। चलिए, आपके अभी से बनने वाले, अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द में क्या आ सकता है? अभिनेता आ सकता है, अभी जीत आ सकता है, अभिजात शब्द तो आपने पढ़ा ही था पीछे। अब ये शब्द क्या है? यहाँ पर अभिजीत अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है, तो बच्चों अभिजीत सामने पास और विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके 22वें का भी उत्तर होगा बिल्कुल सही। किस क्रम में आपको कर्मवाच्य कृत प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय ही लिखा होता तो भी आप समझ जाते। कर्मवाच्य कृत प्रत्यय की बात हो रही है। खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। आपका एक ही शब्द है जो अलग है, बाकी सभी लगभग समान अर्थ प्रकट कर पाएंगे। बाकी शब्दों में प्रत्यय जहां लगा हुआ है, क्योंकि खिलौना है, उड़ना है, चलनी है, खुरचनी है। अच्छा, अगर ध्यान दें, खिलौना क्या है? खिलौना कर्म का बोध कराता है, उड़ना भी कर्म का बोध कराता है, चलना भी बच्चों कर्म का बोध कराता है। लेकिन खुरचन किसका बोध करा रहा है? करण का बोध करा रहा है। तो आपका करणवाचक प्रत्यय कहाँ पर है? करणवाचक कृत प्रत्यय आपको मिलेगा किस में? डी में मिलेगा बच्चों। डी आंसर सही होगा, बाकी तीनों आंसर गलत होंगे। बाकी तीनों में आपको कर्मवाच्य ही मिल रहा है, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है करणवाच्य कृत प्रत्यय। नहीं पूछा गया था बच्चों, नहीं आंसर क्या सही होगा? डी होगा बिल्कुल सही। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? इनमें से कौन से क्रमांक में प्रेरणा वाली क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य करती है। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों आपको कहाँ देखने को मिल रही है? सारे ऑप्शन देखिए, फिर देखकर बताएं। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य करती है। कहाँ पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया दिखाई देगी? तीनों ऑप्शन देखें। अच्छा, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक कर रहा है छात्रों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपसे प्रेरणार्थक ही पूछा गया था, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। उसने पढ़कर भोजन किया, उसने पढ़ा फिर भोजन किया, दो कर्म हुए। लेकिन रमेश सो चुका है आपका भूतकाल का उदाहरण है। सीता नृत्य करती है, कर रही है, करती है आपका सामान्य वाक्य हुआ। यहाँ पर पूछा गया था कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक होगी, तो आपका पुस्तक पढ़वाना, छात्रों से पुस्तक पढ़वाना ही है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। सख्यागमन में बताएं कौन सी संधि है? आपको अच्छा सा शब्द दिया गया है सख्यागमन, सखी का आगमन। दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी या फिर यण होगी? जब तक बच्चे देख रहे हैं लिख दिया जाए आपका शब्द। सख्यागमन किससे मिलकर बना है? सखी धन आगमन से। अब किस किस का मेल हुआ? छोटी ई का मेल होता है किससे? आ से। अब जहां पर भी आपकी छोटी ई का मेल किससे हो जाए, छोटी ई है या फिर बड़ी ई है, दोनों का मेल हो जाए किससे? किसी का भी मेल हो जाए विजातीय स्वर से, तो आपका ई किस में परिवर्तित हो जाता है? या में। बाकी आपका जो आपका स्वर था जिससे भी मेल हो रहा था वैसे का वैसा ही उतर जाएगा। तो सखी में स वैसे का वैसा ही। ख के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब ई ख को सहारा नहीं दे रहा। अब या आ जाएगा, सख्य हुआ, और आपकी आ की मात्रा आगमन, ये होगा आपका मिलने के बाद शब्द बनेगा। बाकी अब अगर आप ध्यान दें तो आपका ख क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आपका मूल शब्द क्या बनेगा? सख्यागमन बनेगा। सख्यागमन आपका मूल शब्द बना। अब सख्यागमन में कौन सी संधि है? तो दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी या फिर यण होगी? यण होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको सूत्र बताया गया था य व र। इन तीनों का सूत्र आपको कहाँ दिखाई देता है? आपको यण संधि में बच्चे दिखाई देता है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। सच्चिदानंद का विच्छेद कीजिए। सतचिदानंद। चलिए
थोड़ा सा तो हिंट दे दिया गया, फिर भी दिमाग लगाइए। सत चित आनंद होगा, सत सच्ची आनंद होगा, सच्चिदानंद होगा, या फिर सच चिद आनंद होगा? कौन सा आनंद है? अच्छा, अगर शब्द भी ठीक है तो भी ठीक कर लेंगे। आपको ये तो पता ही होगा बच्चों की विसर्ग व्यंजन संधि है, माफी गलत बोला जा रहा था, व्यंजन संधि होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसका किसका मेल हुआ है? सत का मेल हुआ है, चित का मेल हुआ है, आनंद से क्या बनाता है? सच्चिदानंद बनाता है। अच्छा, च की उत्पत्ति कैसे होती है? अगर आपका त मिल जाए किससे? सूत्र लिखते हैं, त योग करे बच्चे च से या फिर छ से, तो आपका त परिवर्तित हो जाता है च में, और बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही लिख दिया जाते हैं। हलंत लगाना ना भूलें। हलंत का अर्थ क्या है? आपका जो व्यंजन है वो बिना आ के स्वर के है। ये है आपका सूत्र। चलिए अब देखेंगे सच्चिदानंद का सही विच्छेद क्या है बच्चों। सतचित आनंद बिल्कुल सही होगा। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रेखांकित पद में कौन सा समास है? ये है जलज, आपका रेखांकित है। जलज में बताएं कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, या होगा द्विगु समास? अव्ययी भाव में समास बताएं कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विगु, कौन सा समास होगा सही? शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? क्या ध्यान देना है बच्चों? अव्ययी भाव में आपको क्या मिलता है? अव्ययी भाव में आपको पहला पद अव्यय मिलता है। अव्यय भूल रहे हैं तो क्या याद कर सकते हैं? जहां पर आपके शब्दों के आगे उपसर्ग लगा हो। तत्पुरुष में आपको क्या दिखाई देता है? तत्पुरुष में आपको कारक वाली विभक्ति मिलती है। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ मिलता है। द्विगु में पहला पद होता है संख्यावाचक। जलज का क्या अर्थ है? जल में जन्म लेने वाला, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थात कमल के लिए रूढ़ हो चुका है आपका ये शब्द। तो जहां पर आपका दो शब्द, दो पद मिले लेकिन अर्थ प्रकट करे, तीसरा कौन सा उदाहरण होगा बच्चों? बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आए। इसके अलावा बच्चे कमेंट करके बहुव्रीहि के बहुत नए नए और अच्छे अच्छे उदाहरण भी देंगे। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? बच्चों ये वाला प्रश्न हो चुका है, पीछे ही आपने पढ़ा था, सामने, पास और विशेष के लिए अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? संस्कार में बताएं बच्चों कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है? सु का, संस का, सम का, या फिर सत का? संस्कार में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अगर हम लिखें समधनकार, समधनकार शब्द ही क्या बनाता है? संस्कार बनाता है। अब किसका योग हो रहा है? आपके व्यंजन का योग होता है व्यंजन से। व्यंजन का योग व्यंजन से होगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अब सम, समधनकार मिलकर क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। बच्चों सी आंसर सही होगा। सही उत्तर क्या है बच्चों? सम सही होगा। समधनकार क्या बनाएगा? संस्कार बनाएगा। अच्छा, बनता कैसे है? इसके लिए थोड़ा सा व्यंजन वाला, थोड़ी सी व्यंजन संधि की आपको बच्चों क्लास देखनी पड़ेगी। आपकी क्लास अपलोड हो चुकी है, चाहे तो एक बार चेक कर लेंगे आप। निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, ये वाला प्रश्न बच्चों आपका आखिरी है, तो इस प्रश्न को छोड़ेंगे। ये प्रश्न बच्चे सभी कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हुआ है नहीं पूछा है, नहीं हुआ पूछा है। आक्रमण, आचरण, आगमन, आज, क्या करेंगे? देखिए कि आपका क्रमण मूल शब्द है या नहीं, चरण मूल शब्द है या नहीं, गमन मूल शब्द है या नहीं, ज मूल शब्द है या नहीं। अगर इतना भी देख लेंगे तो भी आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। उपसर्ग का सूत्र भी लिख लीजिए। उपसर्ग का सूत्र क्या है? आपका शब्दांश होगा आगे और वो जुड़ेगा किसी मूल शब्द से। तो मूल शब्द होगा पीछे, आगे जुड़ रहा है आपका शब्दांश। आपको शब्दांश तो पता ही है कि अ है, लेकिन मूल शब्द खोजिए। जहां भी आपको मूल शब्द नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा सही उत्तर। चलिए बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास का समय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए, बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए, आपकी व्याकरण वाली क्लास है, हिंदी वाली क्लास है, ये तो आपके बस का है ही। कसम से कहा जा रहा है, सच में आपके बस का है। अच्छा, अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर व्याकरण थोड़ा सा भी मन से पढ़ते हैं, बच्चे सीख जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो साथ साथ में चलते रहें आपके अध्यापक के, वो करवा देगा। अच्छा, आपके अध्यापक में इतनी क्षमता होती है कि क्या है, अगर कम बुद्धि वाला इंसान है तो भी थोड़ा थोड़ा सीख जाता है।
बार बार समझने का प्रयास करें, जहां भी डाउट होता है पूछें। अगर क्लास में नहीं पूछ पाए हैं तो अगली क्लास में पहले आकर कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम पिछली क्लास में या फिर 10 क्लास पहले ये प्रश्न हमने देखा था, यहाँ पर हमें ये डाउट हो रहा था, क्लियर कर दीजिए। आपका कमेंट देख लिया जाएगा, क्लास शुरू होते ही आपको उत्तर भी मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अच्छा, हिंदी से प्रेम तो बनाए ही रखें। धन्यवाद बच्चों।